हाय। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही भाई? कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। हाय। वाह। तो जैसा कि हमने आज वादा किया था कि हम आप डी और एफ ब्लॉक का पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप आप पढ़ कर आए होंगे अर्जुल। हम्म। आप ड्रॉपर हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल आकाश, क्योंकि ये तो पीवाईक्यूज हैं। आप सब लोग देख सकते हैं जो भी पीवाईक्यू डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। क्लियर। आज हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का दिया था। ठीक है बेटा, लगा दिया ना। केमिकल बॉन्डिंग वाले में वीडियो आ गए हैं, दो दो वीडियो आएंगे। एक तो सैटरडे को लगाया है 9 से 10:30 या 9 से 10 PM। ठीक है, आपका लग जाएगा वो कल। और एक अपना संडे को लगाया है मैंने 11 से 2, 3 घंटे का PM, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आया ना? सर आज सबसे ज़्यादा आंसर मैं फोड़ूंगा। ठीक है। आज हम डी ब्लॉक का करके और ये वाली जो क्लास है इसे यूट्यूब पे शिफ्ट करेंगे अब हम। ठीक है ना, मतलब ये वाली क्लास मेरा मेरा प्लान है। आप बताओ आइडिया सही है कि नहीं है, कि इसको हटा कर पूरे रिवीजन को यूट्यूब पर शिफ्ट कर देंगे, ताकि इस टाइम पर सारे बच्चे जो है, और भी कोई बच्चे हों तो उनको भी फायदा हो जाए। क्लियर सब? ठीक है। और जो बच्चे भी डिमोटिवेटेड हैं वो भी बेनिफिटेड हो जाएं जेई मेंस के लिए। मैं उसको भी करा दूंगा जो इतना इंपॉर्टेंट होगा, जयशंकर यूट्यूब पे। हाँ ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अब बच्चे जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि जिन बच्चों को भी नहीं पता उन सबको अच्छे से एक पूरा मिल जाएगा और आपको भी फुल एनर्जी आएगी। ठीक है ना। तो आज अपन डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कंप्लीट कर लेते हैं अपना। एक्चुअली बॉन्डिंग हो ही गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डी ब्लॉक हो ही गया, एफ ब्लॉक हो गया। सिर्फ एक पीरियोडिक और क्या बचेगा, पीरियोडिक बचेगा, वो अपन उस पर कर लेंगे। एग्रीड? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। सचिन बेटा, यूट्यूब पे भी वही बात है, क्लास में भी वही बात है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, वहाँ पर आपको कंपटीशन अच्छा मिलेगा, बच्चे ज़्यादा होंगे तो अच्छा फील आएगा, क्या चल रहा है, कितना आंसर जा रहा है। ठीक है ना। आई होप सचिन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है ना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। सर आप ये सब ड्रॉपर बैच में भी कराएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आकाश। ठीक है। है ना, तो अभी मैं बोल दूंगा, तो ये वाली स्लॉट अब फिक्स, आप यूट्यूब अब आ जाएंगे, है ना? ठीक है ना। पी ब्लॉक बेटा है नहीं ना सिलेबस में, हम यूट्यूब पे करेंगे सोनू। सॉल्व भी यूट्यूब पे करेंगे, तो जितने भी बच्चे मुझसे बार बार डिमांड करते तो मेरे लिए डबल मेहनत नहीं होगी ना। आप समझ नहीं रहे बात को। आप इस बात को ये नहीं समझ रहे हो कि मेरे को जो बच्चे कहते हैं सर आप कराओ, तो मेरे लिए डबल मेहनत नहीं होगी ना। एक ही चीज़ को मैं 3 3 बार नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरे लिए भी बहुत मोनोटोनस हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हम्म। भाई एक ही जगह 3 घंटे एनर्जेटिक होके पढ़ा दो बस पूरी चीज़ को, ताकि सबको सब मिल जाए और मुझे भी स्ट्रेस कम हो। क्योंकि कोई बच्चा मैसेज करता है ये पढ़ा दो, कोई कहता है ये पढ़ा दो, मैं एक प्लान पूरा का पूरा ही दे दूँ। भाई 7:30 से जो मेरा टाइम होगा फ्राइडे, मतलब मंडे को, फ्राइडे को, और समझ रहे हो, तो वो आराम से वहाँ आके देख लेंगे सारा। बोलो हाँ या ना। तो मेरे लिए भी स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, आपके लिए भी काम चल जाएगा। आपको मैंने करा ही दिया आपके ऐप में पूरा ढंग से। बोलो। ये सर लिखा हुआ ना रुद्र, शायद आप लेट आए, मेरी गलती हो गई, मैं आपको बता नहीं पाया। इट्स माय मिस्टेक, आई फॉल्ट, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज रुद्र। मैंने यहाँ लिख दिया कि सैटरडे को होगा 9 से 10, और हम लेंगे इसके बाद। ये देखो ये लिखा हुआ संडे। अब जैसे रुद्र ने अपने ही बैच में लिख दिया कि पहले जल्दी से करा दो। अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मेरी ऑलरेडी पूरे वीक में बहुत सारी क्लासेस होती हैं। मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन बच्चों ने उस हेल्प को जो है वो ऐसा सोच लिया कि ये तो मतलब जो है वो ये तो कराओ हमारे लिए तुम। तो हेल्प तो फ्री टाइम होगा तभी करेंगे ना, और फ्री टाइम कब मिलेगा? संडे को। तो जब पिछले संडे ली थी तब अगला संडे आएगा, है ना?
तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकूं, तो मैं आपके लिए ये जो स्लॉट खाली कर देता हूँ मंडे वेंसडे और फ्राइडे वाला। तो उससे क्या होगा कि 7 से 9:30 का एक पूरा स्लॉट यूट्यूब पर जो भी बच्चे हैं बेनिफिट चाहते हैं उनको मिल जाएगा। मैंने आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया, आपके रिवीजन करा दिया, आपको मैं पर्टिकुलर पीवाईक्यूज भी यहाँ करा दिए। अब वहाँ पर हम फुल एनर्जेटिक होके दोबारा से पढ़ेंगे तो सारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना। अपनी कक्षा चैनल पर आएगा विकार की। अब जल्दी से बिना कुछ क्वेश्चन किए फटाफट से करेंगे सवालों को। चलिए करिए। द लेंथेनाइड आयन दैट वुड शो कलर। भाई साहब कलर किस में होना चाहिए बताओ, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेगा उसमें कलर आएगा। जल्दी बताओ। हम्म। कौन सा ऐसा लेंथेनाइड है जो कलर रखेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आगे बढ़े। ये देखो इसका आंसर क्या जाएगा, SM+3। अगर आप SM+3 को देखेंगे तो SM+3 में आपका आएगा 4F, कितना बचा 5। ठीक है, तो 4F5 अगर आप देखेंगे तो पार्शली फिल्ड होगा, तो इसमें ट्रांजिशन होगा FF। ठीक है। अगला करो। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जल्दी करो। इनकरेक्ट पूछा है। सर अब आपने कहा था एक सरप्राइज रिवील होगा 7 से 8 के अराउंड, हाँ बेटा कहा था, तो वो संडे को होगा। और सरप्राइज आपको शायद हिंट मैंने दिया भी था कि जो मैं पीवाईक्यू सीरीज ला रहा हूँ दिस इज द इम्पोर्टेंट सरप्राइज। तो ऐसे ही शायद मैथ्स का भी सरप्राइज आएगा, मैं रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैथ्स का भी आएगा, तो सारे टीचर्स आपके लिए हेल्प लेकर आ रहे हैं फ्री में। तो वो यूट्यूब पर कहा था सरप्राइज, तो वो यूट्यूब पर ही अपन सरप्राइज रिवील कर रहे थे। ये जिस तरह से मैं कुछ प्लान कर रहा था इसी तरह से बाकी टीचर्स ने भी आपके लिए प्लान किया है, जो कि आपको रिवीजन प्लान में हेल्प करेगा। दिस इज द सरप्राइज, ओके। अब फोकस करें हम कि पढ़ लें। सरप्राइज क्या चाहते हो, मतलब ये ऐसा कोई सरप्राइज दे दे कि जेई में सिलेक्शन का लेटर तुम्हारे घर भिजवा दें, हाँ कि भाई साहब सिलेक्शन हो गया, लो तुम्हारा सबने सबने मिल करके जेई वालों से रिक्वेस्ट कर ली कि भैया सबको जो है वो एक लेटर दे दो सिलेक्शन का सीधा ही। हम जोकिंग। चलिए तो देखो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, केमिकली इनर्ट होते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ट्रिक टू यूज फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। बेटा अमित इसकी ट्रिक नहीं होती, इसके लिए तो क्या प्रैक्टिस की थी अपन ने, और हमने जब एफ ब्लॉक पढ़ा था तो हमने सबके कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस में बताए भी थे। तो उसी उसी पैटर्न पर हम फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स, वाओ, ये तो मैंने क्लास में कराया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ, मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला था, याद आ रहा है किसी को? किसी को याद आ रहा है भाई मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इसकी थ्योरी भी बताई थी मैंने, नेपच्यूनियम
और प्लूटोनियम की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और ये अपन ने बताया था कि अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, स्टेबल स्टेबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछता तो +6 होती है, और वो यूरेनियम में होती है। ये थ्योरी भी बताई थी, याद आया? कंसिडर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ Ti+2 V+2 Ti+3 scandium+3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट करो। हो गया? देखो, इसमें हाइड्रेटेड वर्ड बोल दिया उसने। हाइड्रेटेड का मतलब समझ गए? ये सब ऐसा आएगा, +2। हाइड्रेटेड का मतलब ये सब आएगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन लग गया एक तरह से। डी ब्लॉक के अंदर क्या पूछ लिया उसने? कोऑर्डिनेशन। अब आप देखो ध्यान से, अब स्कैंडियम और टाइटेनियम की बात चल रही है। तो स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबको पता है, 3D1 4s2 होता है, याद कर ले नहीं पता है तो। और ये 3D2 4s2। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम का होता है 3D3 4s2। ठीक है। अब टाइटेनियम +2 दे रहा है, तो +2 देते ही देख सकते हो आप क्या बनेगा। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3D2। तो आपको यहाँ पर जब स्प्लिटिंग होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे? दो, एक और एक, दो। ये 3D2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप। अब वेनेडियम में कितना होगा? +2, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पुट करोगे यहाँ, है ना। टाइटेनियम +3 में तो D1 ही रहेगा फिर, तो D1 ही आएगा। कैंडियम +3 में तो 0 आ जाएगा, D0 आएगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वेनेडियम +2 का आएगा। उसके बाद अगर देखूंगा तो टाइटेनियम 2+ का आएगा। तो वेनेडियम +2 सबसे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम +2, फिर टाइटेनियम +3, फिर ये थर्ड आंसर आएगा, इसका बी आंसर आएगा, बॉम्बे। अगला करो। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रेस्पेक्टिवली, ये दोबारा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यूरेनियम की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी बताया था पीछे, जल्दी बताओ। हम्म, अर्जुल का सही है, वेरी गुड। 6 और 7। अभी बताया था यूरेनियम का सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, प्लूटोनियम की 7। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज बताओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आज बोला हूँ कि फोड़ दूंगा, इसीलिए फोड़ रहा है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा याद रखो, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होती है? बढ़ती है। तो लेफ्ट से राइट, टाइटेनियम के बाद क्या था? मैंगनीज, फिर आपका निकल, फिर जिंक, तो ऐसे बढ़ेगी। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? यही बी आ गया, लेफ्ट से राइट बढ़ती है। अगला करो। द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडी इज।
हम्म। सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। बताओ आंसर क्या था इसका, बहुत बार पढ़ा है तो बचपन में, याद है? ऐसे होता था। तो इन्हीं के पास आएगी क्योंकि इनकी सेम हो जाती है। याद आया? तो आंसर क्या आएगा इसका, दिल्ली। ये पढ़ा था ना अपन ने, याद करो। अगला बताओ। द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट है द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मैंने क्लास में कराया था ये। मैंने कहा ये याद कर रहे ना, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो आ गया ये, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। देखो ये आ गया, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और आंसर क्या था इसका, जिंक। जेई मेंस ने जिंक दिया था आपको, कई जगह इसका आंसर एक और मिलेगा। कई जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी यहाँ पर, रीजन कि यहाँ लिखा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसमें कई लोग क्या लिख देंगे कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आंसर कॉपर दिया होगा कईयों ने, लेकिन आंसर कॉपर नहीं गया था जेई मेंस में। जेई मेंस में आंसर जिंक गया था, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि इस तरह के सवाल जब आते हैं तब इसमें जिंक को भी ट्रांजिशन ही मानते हैं। और मैंने क्लियर कहा था कि जब ये क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तब जिंक को टिक करना है, तब आंसर करते हैं। लेकिन आंसर यहाँ पर जिंक ही जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए? कई जगह कॉपर मिलागा आपको, तो कॉपर आंसर नहीं है आपका, जिंक जो जेई मेंस ने दिया था वही करना है। द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथेनाइड सीरीज ऑफ एन एलिमेंट बाय एंड लार्ज मीन्स, बताओ। है? इसका बताओ। सो गए क्या यार? इसलिए मेरे को फिर लगता है कि यूट्यूब पे एक तो पता ही नहीं चलता, जिंदा हो बैठ गए बिल्कुल एकदम, चैटिंग रुक जाती है, कोई आता नहीं है, बच्चे ही नहीं आते, सबके बैकलॉग हैं, कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा है। इसका आंसर पड़ा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो सबको पता है कि डिक्रीज ही होती है सब। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या पढ़ा हमने, डिक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये तो पता ही है, कोई सी भी रेडियल लेंथ एंड क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगला, इलेक्ट्रोलाइट्स यूजली यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रेस्पेक्टिवली, बताओ इसमें क्या होगा आंसर। यहाँ पर ये माइनस है ना, मिसिंग है, माइनस लगा लेना ये। नहीं नहीं, आज तो यही करेंगे, देखो। हाँ, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सबने पढ़ा है ये तो, गोल्ड और सिल्वर वाला था इलेक्ट्रोप्लाइटिंग में। ए आंसर याद है? अगला करो। द एलिमेंट दैट यूजली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई साहब दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा होगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? आंसर याद रखना, स्कैंडियम। स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। हमेशा याद रखना है। क्या बोला, जल्दी बताओ। स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3। क्या बोला, जल्दी बताओ। स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3। हम्म। हो गया। अगला करो।
भाई साहब ये क्वेश्चन भी आया था, याद है? हम्म। बताओ, बहुत आसान है, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ और फिर आप बताना। ये मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसीलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये रहा। तो आंसर ए आएगा, क्योंकि मैंगनीज और कार्बन के बीच में है डायरेक्ट बॉन्ड। तो मैंगनीज और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड है तो क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ गया। मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एन नहीं हो सकता ये नायोबियम होगा या एन डी होगा, देखो। 13 के अंदर एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, देखो। वैसे मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। सिर पर, बोलो, लेकर नौ दिए, परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, फिर तुम इब लूटने आए। तो यहाँ पर एक तो ई यू आ गया, एक सी आ गया, एक एच ओ आ गया। अब ये क्या माने अपन, एन डी मान लें इसको, है ना? एन डी कर लो इसको। तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो साइज छोटा होगा। अब आप देख के बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। हम्म। बोलो, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, देखो जरा। हम्म। बोलो। चेक करो। इसका ऑप्शन में गड़बड़ है बॉस, ये डेटाबेस बना दिया उसने सवाल। हम्म। डेटाबेस हो गया भाई। इसमें ना एक डेटा है, वो यूरोपियम और इटरबियम की साइज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सीरियम, फिर हो एनडी। एक तो ये एनडी का भी डाउट है, एनडी है या नहीं है, ये क्या है ये एनडी है या क्या है, देखो। इसका एक्चुअल क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और ये हो सकता है नाइट्रोजन एटम ही हो। क्वेश्चन में देखो, ये एनडी है या नाइट्रोजन है। तो आंसर इसका देख लेना, जो भी है इससे आ जाएगा, है ना? सी बैठ रहा है तो सी आ जाएगा वो तो। यू, फिर एच ओ बैठ गया, ये एन डी कन्फ्यूज कर रहा है। ठीक है, अगला करो। भाई साहब ये तो अपन ने 2020 की। पी वाई क्यू में नाइट्रोजन ही है ना? हाँ तो बस ठीक है, नाइट्रोजन तो सबसे छोटा है। इस सवाल को देखो ना एक बार, शीट में भी तो दिया होगा ये। नाइट्रोजन है तो एन डी नहीं है, ये नाइट्रोजन ही है ये। तो इसका लिए तो सबसे छोटा हो गया।
नाइट्रोजन सबसे छोटा हो गया तो सी ई आ गया, फिर ई यू आ गया, सी ई आ गया, ई यू आ गया, और फिर एच ओ आ गया। सही तो है। फिर नाइट्रोजन सबसे छोटा सेकंड पीरियड है तो, अगर ये नाइट्रोजन एटम ही है तो। अगला करो। NaCl की K2Cr2 7 और कंसनट्रेट H2SO4 से कराई तो ए बन गया। भाई साहब, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। चलो बताओ। हाँ, यूरोपियम बिगेस्ट साइज में, मैंने कहा ना डेटाबेस क्वेश्चन है ये, कुछ ना कुछ डेटा इसमें गड़बड़ है। यूरोपियम का साइज बड़ा होता है। हम्म आप गूगल पे डालो, मैंने कहा ना इसमें डेटा बेस बना दिया उसने शायद। ये और ये कैलकुलेट करो, इनका साइज देखो, किसका वैल्यू देखो। देखना पड़ेगा, वो डेटाबेस बना दिया, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये डेटाबेस हो गया एकदम। नॉर्मल ट्रेंड हम बात करते हैं तो हमें बताया था ना, साइज छोटा होता है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो। ठीक है। अगला, इसको करो फटाफट। NaCl है, K2Cr2 7 है, कंसनट्रेट H2SO4 है, फिर ए है, फिर NaOH है, फिर बी है। इसका बताओ आंसर, चलो। ये आपको नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट अगर याद आ रहा हो तो। क्या है ये? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो जो ये आपका आएगा NaCl, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे K2Cr2 7 से, कंसनट्रेट H2SO4 से। तो ये बनता है पहले आपका CrO2Cl2, फिर इसको NH से जब पास करते थे तो बनता था Na2CrO4, याद आया? और जब Na2CrO4 में H2O2 डालते थे तो बनता था CrO5। अब आप चेक करके बताओ फटाफट से इसमें कि क्या आएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट फार्मूला। तो इसमें टोटल नंबर पर यूनिट एटम्स कितने हुए देखें जरा। दो दो चार और एक पाँच, चार पाँच और दो सात, पाँच और एक छः, कितना हुआ टोटल, काउंट करो। 18। तो आंसर क्या गया था इसका? 18। अमंग द फॉलोइंग लीस्ट थर्ड आयनाइज एनर्जीज। और भाई साहब, सबसे कम पूछ रहा है किसकी होगी थर्ड आयनाइज एनर्जी, करो। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड। ट्राई करो फटाफट। Fe आएगा, देखो कैसे। Fe का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3D4S2। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो फर्स्ट आयनाइज एनर्जी तो ये आएगा। सेकंड आयनाइज एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें से निकल जाएगा ये। जीरो। तो ये सबसे पहले निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये तुरंत निकाल देगा, तुरंत निकालेगा हाफ फील्ड होने की वजह से।
हाफ फिल्ड होने की वजह से तुरंत निकाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, लीस्ट थर्ड आयनेशन। अरे बाप रे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन द कैटालिटिक एक्टिविटी increase from group 5 to group 11th metals with the maximum activity being shown by group 7 to 9 element of the periodic table. Reason for 7 to 9 group element adsorb rate is maximum. बताओ भाई, बताओ खुद ही। हम्म। ए आंसर आएगा क्योंकि 7 to 9 डी ब्लॉक आएंगे, डी ब्लॉक में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। एग्जाम्पल आपको याद भी होगा, निकल। निकल जो होता है वो डी निकल हाइड्रोजिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। याद है, निकल जो है वो हाइड्रोजिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। द नंबर ऑफ सीआरओ बॉन्ड्स इन द क्रोमेट आयन एंड डाई क्रोमेट आयन। भाई साहब ये बढ़िया सवाल है, निकाल के बताओ, ट्राई करो। हम्म। ट्राई करो। हो गया, आंसर आया था इसका। आप बताएंगे, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हम्म। अब इसका आंसर बड़ा मज़ेदार गया था। आप सोचो, इसका आंसर जो गया था ना, उसको मैं बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। बोलो। 12 आंसर गया था इसका। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जेई मेंस ने 12 दिया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पाई बॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर, ये रेजोनेंस में है इसलिए इनको कंसिडर नहीं किया उसने। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये पाई बॉन्ड को उसने रेजोनेंस की वजह से काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो आंसर याद रखना, 12 गया था उस समय, जबकि आना 19 चाहिए था। क्योंकि 12 के बाद एक 13 14 15 16 17 18, सॉरी 18 आना चाहिए था, लेकिन उसने रेजोनेंस की वजह से काउंट नहीं किया। तो ये याद रख लो, अगर रिपीट हो तो यही टिक करना है, ठीक है। क्लियर। और ऐसा उसने क्यों किया पता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर उसने स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बना रखी है जो ओरिजिनल है। उसने कैसे बना रखी है, सिर्फ ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्डेड बना रखी है, अगर आप जाके देखोगे तो उन्होंने क्या करा, यही बॉन्ड काउंट कर लिए बस एज इट इज, जबकि ये आंसर ये है ही नहीं। समझ रहे हो आप, ऐसे बना के स्केलेटन छोड़ रखा है, तो उन्होंने इसी स्केलेटन के काउंट कर लिए बॉन्ड, इसलिए 12 गया। अगला करो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल
एटम्स इन K2Cr2 और KMnO4 और K2FeO4 रेस्पेक्टिवली। ये तो बड़ा आसान है, ट्राई करो। आना चाहिए भाई ये, करो। देखो, इसका निकालें तो 2 पोटेशियम पर 2 चार्ज है, 2, ये 2x हो गया। 7 - 2 सॉल्व करो इसको, x बराबर कितना आया, +6। इधर आओ, 1 + x + 4 - 2 कितना आया ये, तो x बराबर +7। और यहाँ आएगा 2 + x + 4 - 2 0, तो कितना हुआ, +6। तो 6 और 6 12, 12 और 7 19। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 19। ठीक है, अगला करो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चलो ट्राई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का। हम्म। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो देखो यहाँ मज़ेदार बात पता है कि पहले स्टेटमेंट में मज़ा आ गया आपको। पहले तो आपको मैग्नेट का पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, मैग्नेट होता है ये, और पर मैग्नेट होता है ये। तो जब ये आप करोगे तो इसमें Mn+6 आएगा, 6 आएगा तो 3D1 आएगा। और इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे Mn+7 आएगा तो 3D कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आते ही ये तो हो गया डायामैग्नेटिक, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये है पैरामैग्नेटिक। तो अब आप देखो, ये पैरा है वो डाया है, तो आंसर ही ए बी आ जाएगा, ये तो सीधा सट। ठीक है, सॉरी बी कहाँ से आएगा भाई, ए आएगा इसका सीधा सीधा, ये ए आ गया। अगला करो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग ए एंड सी इज आर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बताओ, सोचो। ये अपन ने पढ़ा था अच्छे से, याद करें। बोलो, कुछ याद आ रहा है या भूल गए। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। तो देखो, मोर स्टेबल होता है टंगस्टन, मैंने आपको बताया था क्रोमियम O3, मोलिडिनम O3 और टंगस्टन O3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था मैंने। और ये कहा था ये दोनों जो हैं वो स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नहीं है, तो ये स्टेबल है। ये तो सही बात है। ठीक है, फिर कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पर मैग्नेट टाइट्रेशन प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री, ये मना किया था मैंने कि KMnO4 जो है या MnO4 जो माइनस है
उसकी टाइट्रेशन HCl के प्रेजेंस में नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन तो एक तो ये बनेगा बी। फिर रहा है कि सम लैंथेनाइड ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड इन फॉस्फोरस। इसका आंसर देखो क्या जाएगा। लैंथेनाइड ऑक्साइड, सम लैंथेनाइड ऑक्साइड यूज कैन बी यूज एज अ फॉस्फोरस। क्या ये सही है क्या बताओ। अरे आपको क्लास में अंडरलाइन कराया था फोर्स वाला, यार भूल गए क्या? एनसीईआरटी खोल के देखो। आप ऐसे करोगे आप ही बता दो, मैं तो बता ही दूंगा जीवन में सब कुछ, पर आपको याद होना चाहिए। इतने अंडरलाइन करके बोला था मैंने, याद है कि आता ही है। ये देखो ऐप ब्लॉग एनसीईआरटी PDF अभी रखा हुआ है इसमें खुला हुआ। और ये लाइन अंडरलाइन कराई थी, देखना जरा। ये देखो जो मैं कह रहा था, उसने बना के स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्डेड दिए, तो उसने क्या करा, यही काउंट कर लिया सिग्मा बॉन्ड। देखो इसको ऐसे बना के दिया था और यही काउंट कर लिया उसने। तो ये डबल बॉन्ड वाला काउंट ही नहीं किया, तो उसने 12 आंसर दे दिया, जबकि एक्चुअल में 12 नहीं आना चाहिए था, पता है ना। दिख रहा है। तो उसने ऐसे कैसे ही काउंट कर लिए स्ट्रक्चर, देखे। ये आ गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये लेगा, some individual lanthanum oxides are used as a phosphors in television screen and similar fluorescing surface। याद आया? दिख रहा है, लिखा सम इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड्स। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा अब उसका? बी वाला गलत है ओनली। 2020 में आया था क्रोमेट वाला ना, 2020 की तो कर रहे हैं अपन। क्लियर भाई? तो इसका मतलब ये वाला सही है, सम लैंथेनाइड ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ फॉस्फोरस। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर होएगा डी। यानी इनकरेक्ट सिर्फ एक ही है इसमें, बी वाला ऑप्शन। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओहो, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। GD+3 का, GD+3 के अंदर तो आपको पता नहीं कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होंगे। हम्म, पता है आपको? नहीं पता? ये 2020 के कर रहे हैं बेटा ये सवाल। GD, इसके अंदर आपको याद हो तो मैंने कहा था 4f7 5d1 6s2 आ जाता है। तो जब मैं गैल्वेनियम+3 बनाऊंगा तो 4f7 आएगा, और अगर 4f7 आएगा तो यहाँ पर आपका 7.9 लगा आएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ये सी। अगला करो। द लेंथेनाइड दैट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा लेंथेनाइड जो +4 शो नहीं करता है, बताओ। मेरे हिसाब से तो आंसर तुरंत आ जाना चाहिए इसका, क्योंकि एक ही है। और वो कौन था बताओ?
यूरोपियम सिर्फ +2 शो करता था, याद है? भूल गए। मिश मेटल दे दिया उसने, देखो। मिश मेटल इज एन अलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, ओ माय गॉड, मैंने कहा भी था अंडरलाइन करके, याद है? मिश मेटल अंडरलाइन किया था। मिश मेटल लेंथेनाइड मेटल्स की होती हैं। बताओ क्या होती है मिश मेटल? मैंने आपसे कहा था 95% जो है वो लेंथेनाइड है, और +5% जो है वो आयरन है। कुछ कुछ याद आया? एंड स्मॉल ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और कार्बन के थे। और इसका यूज़ भी करते हैं अपन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय मटेरियल बनाने में। मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय मटेरियल भी बताया था मैंने, क्या ये लिखो, लिखा भी होगा, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय मटेरियल मिश मेटल। ये रही, ये देखो, इसी इसी लाइन से दो सवाल आ गए भाई, इसी लाइन से दो सवाल आ गए। देखो ये वाली लाइन, ये पैराग्राफ से ही, कि ये देखो, ये लिखा हुआ 95% 5% ट्रेसेस ऑफ ये दिस गुड डील ऑफ मिश मेटल यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। मिक्स ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड एम्प्लॉयड एज ऑक्साइड इन पेट्रोलियम क्रेकिंग। तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। देखो आप, दो दो बार 2020 में ही अलग अलग एग्जाम के अंदर आ चुका है यहाँ से, इस पैराग्राफ से। तो अभी 2 मिनट का समय है, जल्दी से याद कर लो इसको। ये वाला पैराग्राफ जल्दी याद कर लो फटाफट से। एनसीईआरटी से आया, देखो एज इट इज, फटाफट, ताकि टिक्का लगा सको आप जल्दी। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। और मैंने ये कही खोल के आपसे, याद है क्लास में कहा था याद करो इसको अच्छे से। हम्म चलिए अगला सवाल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवेलेंट सीरियम आर। देखो भाई, सीरियम की तो बात करें तो अपन ने पढ़ा था 4f1 5d1 6s2। ट्राईवेलेंट बोल रहा है, तो इसका तो हो जाएगा 4f1। अब ये यूरोपियम कहाँ गया? यूरोपियम, यूरोपियम होता था 63। तो क्या करूँ इसको, 63 है तो 4f6, कितना करें बताओ? नहीं, 4f7 6s2 आएगा ये। देखो जरा क्या बन रहा है, यूरोपियम का खुद करो। हम्म जल्दी करो। ठीक है, तो अभी बताया था यूरोपियम का मैंने 4f7 6s2, तो वो +2 भी बना सकता है। +2 बना देगा तो इसका मतलब क्या होगा, 4f7 हो जाएगा। आंसर आगरा जन रहा है। अगला करो। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। भाई साहब, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम्स इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, दिस इज द रिपीट क्वेश्चन आई थिंक। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो गया? हम्म जी, ये एज इट इज रिपीट हो गया 12वां। अब आएंगे 2021 के क्वेश्चन करेंगे अब हम। 2021, देखो ये लिखे में ईयर, जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कौन सी ईयर का कौन सा है,
तो हमने लिख करके भी दिए हैं आपको कि 2020 के बाद अब 2021 आ गया। चलो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3d5। 3d5 किसका हो सकता है एलिमेंट +3 में? कोबाल्ट को देखो, तो कोबाल्ट का 3d7 4s2 होता है। तो अगर मैं +3 करता हूँ तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3d6 होगा। Fe का देखो, Fe का 3d6 4s2 होता है। +3 करता हूँ तो 3d5 होगा, तो आंसर डी आएगा। अगला करो, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन कलर्स ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 आर रेस्पेक्टिवली। भाई साहब, Fe+2 का कलर तो मेरे को वैसे भी याद रखना है, आपको बता चुका हूँ मैं। इसका कलर ग्रीन होता है और उसका येलो होता है, याद कर लो, ये नहीं पता है तो। Fe+3 का हमेशा कलर येलो होगा और इसका हमेशा ग्रीन होगा। तो अब आंसर क्या बताना है अपन को? पहले +2 है तो येलो ग्रीन, और +3 है तो येलो, तो ग्रीन और येलो आंसर होगा, दिल्ली। अगला करो, द यूरोपियन +2 आयन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन द स्पाइट ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन। क्यों होगा बताओ? 63 है, 4f7 होगा, हाफ फील्ड की वजह से। तो हाफ फील्ड की वजह से होगा ये। चलो, हो गया। हम्म अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड एग्जिबिट +2। यार ये बार बार घुमा फिरा के वही आ रहा है, लेकिन इस बार डाया मैग्नेटिक बोला है उसने, तो ये +2 रहेगा, क्योंकि वाई बी जो होता है 4f14 6s2 होता है, वाई बी बी आएगा। क्यों? क्योंकि और इसमें यूरोपियम तो है ही नहीं, यूरोपियम तो हाफ फील्ड होता है। फिर यूरोपियम तो क्या होता है? हाफ फील्ड। वाह, अगला करो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्रोमेट आयन देयर इज। भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसा नहीं लग रहा बार बार वही सवाल घूम घूम के आ रहे हैं? पहले तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाओ, ये रहा। अब करो इसको फटाफट, जल्दी से सोचो, घूम घूम के वही आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, प्लस ये लीनियर नहीं है, बेंट है। देखो 126 का एंगल था, अभी देखी थी स्ट्रक्चर, तो यानी कि ये बेंट हो गया, तो नॉन लीनियर सिमेट्रिकल होगा। ये कैसा होगा? नॉन लीनियर। लीनियर नहीं हो सकता। सिमेट्रिकल क्यों है? कि जो इधर है उतना ही उधर है। सिमेट्रिकल इसलिए बोलेंगे कि जो इतना है उतना ही उधर है। पोटेशियम पर मैग्नेट ऑन हीटिंग। भाई साहब, KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट भी दे दिया उसने, और मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट बताया था इसका, जल्दी बताओ क्या होता था? क्या बनता था? जल्दी बताओ, हीटिंग इफेक्ट में इसके सॉल्यूशन याद करो। अपन ने पढ़ा था K2MnO4 + MnO2 + O2। मैंने इसके कलर भी बताए थे, याद है? ब्लैक हीटिंग पे बनता है, और ये आपका क्या होता था? ग्रीन। ये पिंक और पर्पल। ठीक है। तो ये आपका कैसा होता है? डाया मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये देखो, ये Mn+7 है, और ये +7 है, तो D0 है। लेकिन मेरे दोस्त, ये +6 है, और अगर ये +6 है तो यहाँ डी कितना आएगा? D1 आ जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये ग्रीन कलर और पैरामैग्नेटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव मोस्ट ऑफ प्लूटोनियम। भाई साहब, मैंने कहा था, अंडरलाइन करके कहा था, ये हमेशा पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज यूज्ड टू रिमूव मोस्ट ऑफ प्लूटोनियम फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ये अंडरलाइन करके बताया था। हाँ, ब्राउन, हीटिंग पे ब्राउन भी बोलते हैं, ब्लैक भी बोलते हैं, वो दोनों बताया था मैंने बेटा। इसका कलर हीटिंग पे ब्लैक दिखता है, पानी में ब्राउन दिखता है। आप ब्राउन भी लिख सकते हो, ब्लैक भी लिख सकते हो। ये याद करो, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था नहीं बताया था? कुछ याद हो तो बताओ। चिल्ला चिल्ला के बताया था भाई। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, चिल्ला चिल्ला के बताया था ये। हम्म। कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा। I O2F2। मैंने कहा था ये O2F2 स्पेंट न्यूक्लियर के लिए प्लूटोनियम से रिएक्ट करके इसको PuF6 बना लेता है। और ये यहाँ नहीं मिलेगा एफ ब्लॉक में, ये आपका एफ ब्लॉक में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हेलोजन, हेलोजन में 16th ग्रुप। ठीक है, और 16th ग्रुप के अंदर जो आपके ऑक्साइड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन आएगा हेलोजन की, उसमें लिखा हुआ ये वहाँ मैंने बताया था, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसमें बताया था डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, OF2, O2F2, और ये भी बताया था कि OF2 298 केल्विन पर स्टेबल है। और फिर उसका O2F2 के बारे में बताया था कि इसका यूज़ होता है स्पेंट न्यूक्लियर से प्लूटोनियम को सेपरेट करने में। द नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ नेपच्यूनियम। भाई साहब, नेपच्यूनियम 93 का कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। 5F4 6D1 7S2। तो F इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 4 आएंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन बॉस। द नेचर ऑफ ऑक्साइड V2O3 एंड CrO4 इंडेक्स एज एक्स एंड वाई। नेचर बताना है V2O3 और CrO, जल्दी बताओ। ये हमने क्लास में करे हैं भाई। पंजाब अली, गाना सुनाओ कार में, याद है? हम्म, देखना जरा। पंजाबे अली, गाना सुनाओ कार में, +4 और +3। और ये बोला था कि इनके ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। ठीक है, इसके अलावा मैंने दो और लिखे थे, एक V2O5 और एक H2O3, ये एम्फोटेरिक थे। अब यहाँ जब मैं लिखता था तो V2O5 लिखता था, यहाँ V2O3 दिया हुआ है, और यहाँ CrO है, CrO +2 में है, तो यानी बेसिक ही होंगे ये तो। +4 और +3 वाले होते हैं एम्फोटेरिक, तो ये तो बेसिक ही होगा ना फिर। अगला करो। नंबर ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन GD+2। अभी अभी GD+2 की बात चल रही थी, तो 4F7 बार बार आ गया था, ये तो याद ही कर लो एटलीस्ट। 4F7 5D1 6S2 है। तो अब इसमें दिमाग लगाओ, +2 पूछ रहा है तो 6S2 निकल जाएगा, और पूछ रहा है 4F में कितने, तो 7 आ जाएंगे इसमें तो सीधे ही। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स कलर्ड सॉल्यूशन इन द नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। कलर्ड सॉल्यूशन देना चाहिए उसको। दिमाग की बत्ती आप ही जलाओ, कौन हो सकता है जो कलर्ड सॉल्यूशन दे, जल्दी बताओ। आपको पता है कलर्ड होने के लिए, आपको डी ब्लॉक में बताया था D0 D10 तो कलरलेस ही होते हैं। तो इस हिसाब से चलेंगे तो जिंक +2 आ गया, तो जिंक +2 में तो D10 है, तो ये कलरलेस। ये भी कॉपर प्लस है तो D10 आ गया, ये +1 है तो। यहाँ पर ये कॉपर के नीचे ही आता है Ag, ये भी +1 है तो D10 हो गया, 4D10। तो ये कॉपर +2 आया, तो ये 3D9 आया लल्ला। 3D9 आएगा तो कलरफुल हो गया, कलरलेस। तो यही कलरफुल है बस। द सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड
कलर्ड भी होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। कलर्ड होने के लिए जिंक प्लस टू तो कैंसिल ही कर दो, Hg2+2, ये भी D10 होता है कलर, क्योंकि जिंक के नीचे ही आएगा। कैंसिल करते जाया करो अब। टाइटेनियम की बात करें तो 3D2 4s2 होता है, तो +4 करते ये भी D0 हो गया, तो ख़त्म ही हो गया, आंसर ही ये आ गया। ऐसे ही कर लिया मैंने तो इसको हवा में ही। देखो जरा आंसर 12th का यही आ रहा था क्या, जल्दी देखो। हम्म। हाँ, अगला करो 13th। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग 3D मेटल ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती, क्या बदतमीजी है ये। इसमें 3 ऑक्सीजन है, +6, Fe2O3 है तो +3, +4, +5, ऑक्सीजन +1। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, सबसे ज़्यादा किसकी हुई बताओ। ए, फिर डी, A D C B, ए, सी आ गया है तो क्लियर। भाई हो रहे हैं या मैं फास्ट फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सिंपल है तो सवाल, स्पीड ठीक है या ज़्यादा है, थोड़ा रुक जाऊँ। मन में सोच रहे हैं थांबा थांबा, सर थोड़ा रेस्ट कर लो, फटाफट फटाफट कर रहे हो। आप नोटिस करो तो सारे सवाल वही आ रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए अच्छे से। थोड़ा स्लो कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रियांशु। ओके। अर्जुन कह रहा है सर ठीक है, अर्जुन तो आज अर्जुन बन के आया, बस उसमें मछली की आंख दिखाई दे रही है। बोला चक दे फट्टे नब दे गिल्ली सूर्य जलंधर सामने दिल्ली, आज तो फोड़ के रख दूंगा मैं बस। चलिए ये तो हो गया होगा, बहुत सिंपल सवाल था, अगला करो। है रिपीट हो गया है तो वापस, अगला करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल ऑफ HO+3 आयंस इन, एटॉमिक नंबर है 67, करो। HO। सोचो। देखो मैंने आपसे कहा था ना इसके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, मैंने लिखवाए भी थे और उनको लिखवाने का तरीका भी बताया था, याद हो तो। HO, होलियम याद है, तो इसका कितना होता है 4f11 शायद होता है, 6s2 देखो। और वो कह रहा है कितना +3 पे, तो इसमें आ जाएगा 4f10 आ जाएगा, क्योंकि दो ये और एक ये, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे होलियम में, 10। गिवन below of two statement, one is labeled as assertion and size of Bk3 plus is less than Np plus 3. Reason the above is the consequences of the lengthened contraction. In the light of the above statement, choose the correct. Okay, करो। हम्म। पता है इसको बड़ा आसान कर सकते हो आप, बेवकूफ़ बनाने का तरीका हो गया ये नेपचूनियम है, तो इसमें लेंथेनाइड तो आएगा ही नहीं, आएगा तो एक्टिनाइड आएगा, और लेफ्ट से राइट साइज छोटा होता है, तो इसका मतलब ए तो ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा। अरे बुड़बक बना दिया भाई, नेपचूनियम में तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी होगा, एक्टिनाइड होगा। अगला करो, द ई नोड वैल्यू ऑफ सीरियम+4 एंड सीरियम+3 इज 1.74, मोस्ट स्टेबल इन सीरी, ये गलत है। हमने क्या कहा था, लेंथेनाइड की सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली सीरियम+3 है, और ये आपको दे रखा है, तो वैसे भी आप इसको पुट कर दो NF E नोड में, तो आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रखते ही नेगेटिव होगा, तो ये +4 से +3 में जाना चाहेगा, तो सीरियम+3 इज मोर स्टेबल देन सीरियम+4, इसीलिए सीरियम+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यार ये हमारा नहीं है भाई, ये ऑर्गेनिक वाले फिजिकल का है, अगला करो। पोटेशियम पर मैग्नेट ऑन हीटिंग 573 K पोटेशियम मैग्नेट, ये भी रिपीट हो गया, ये बता दिया था मैंने अभी। द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर इज, भाई साहब क्रोमियम है ये,
और क्रोमियम में 3d5 4s1 होता है। चलो बताओ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 2 करो, 20 वाला करो फटाफट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट करके बताओ। हम्म +2 से लेके हमेशा +6 तक रहती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि क्रोमियम जनरली +2 में और +3 में पाया जाएगा, +1 नहीं बनाता वो। ऑन कंप्लीट रिएक्शन ऑफ FeCl3 with oxalic acid in the aqueous solution containing KOH resulted in the formation of product A secondary valency of oxal। अरे कुछ भी नहीं है तो बहुत आसान है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना, ये C2O4 - 2 वाला एसिड है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड तो ये बना देगा इसका। वैलेंसी, द सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है तो 6 आ जाएगा आंसर। निकालो सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगी, जल्दी बताओ। 6 ही आएगी ना, बोलो। अगला 2021 से चालू हो गए हैं, 20 खत्म हो गया। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, बताओ। VOSO4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट +3। ये कोबाल्ट है, इसको सही लिखना है ना। हो गया। आपको याद आ रहा है, रेड कलर इसकी वजह से नहीं होता कभी भी। आपको पता है ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया उसने, मेटलर्जी से उठाया है ये स्टेटमेंट मेटलर्जी से उठाया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार, ये देखो पहली लाइन से मिलेगा, ये ड्रॉपर देख सकते हैं बिल्कुल आकाश, यहीं से मिल जाएगा। देखो अब ये वाला पैराग्राफ में ये लिखा हुआ। अब आप इसको याद कर लें अभी फटाफट से। ये देखो, मैं इसलिए आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ कि आपको फील आए कि परेशान नहीं होना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखो, सबसे पहला यहाँ देखो क्या लिखा है, क्रोमियम। तो रूबी में कोबाल्ट नहीं होता, क्रोमियम है। कोबाल्ट किस में होता है, सफ़ायर में। दिख रहा है, बोलो। क्रोमियम किस में होगा, जल्दी बताओ। रूबी में क्रोमियम होगा, तो इनकरेक्ट आंसर ही बी हो गया। हम्म याद हो गया। चलो बोलो, क्रोमियम, रूबी और कोबाल्ट सफायर। तो many gemstones are impurities form of L2O3 and the impurities range from chromium in ruby to cobalt in sapphire। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना कोबाल्ट का। तो रूबी का जो रेड कलर है वो
क्रोमियम +3, और सफ़ायर जो है उसका ब्लू कलर होता है, वो होता है कोबाल्ट की वजह से। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट रिस्पेक्टिव टू देयर डेंसिटी? ओ भाई गॉड, डेंसिटी का ऑर्डर पूछ लिया उसने, बताओ। हम्म। अब यहाँ मैंने आपको क्लास में लिखवाया था, अगर याद हो तो। आई रिक्वेस्ट लास्ट टाइम गूगल यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। जी सर, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ सर। मैं आप जो कहेंगे वो कर दूंगा, आप जो चाहोगे सर, आप तो बोल दो, बस आदेश करो, क्योंकि पेपर मुझे देना है। एनसीईआरटी मेरे पास है ही सही, है ना, मैं खोल सकता ही हूँ, आप नहीं खोल सकते, आपके पास नहीं है। आप ये देखो, मैं खोल देता हूँ, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, आप याद कर लो फटाफट। ठीक है, आप आदेश करो ना, ऐसे क्यों रिक्वेस्ट मोड मत किया करो। आप रिक्वेस्ट करते मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है अमित, आप रिक्वेस्ट मत करो बेटा, आप आदेश करो। एनसीईआरटी है मेरे पास, मैं खोल देता हूँ, देखो। ये रे कॉन्फ़िगरेशन किसके लिखूं बेटा? एक्टिनाइड के या उसके? हाथ क्यों जोड़ रहे थे आप इतना? रिक्वेस्ट कर रहे हो, लास्ट टाइम गूगल यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए प्लीज़ सी। ऐसे रिक्वेस्ट मत करो इतनी यार। लो, किसके बताने कॉन्फ़िगरेशन? ये रे इनके कॉन्फ़िगरेशन, ये रे, याद करो फटाफट, चलो देखो। पहले मेटल के याद करना है एक्टिनाइड से। हो गया अर्जुन? अरे भाई, मैं क्यों दुखी होऊंगा यार, कैसी बातें कर रहा, दिल तोड़ दिया मेरा अर्जुन। हम्म। तूने तो अर्जुन की आंख बनाई थी। हो गया भाई। और कौन सा था? लेंथेनाइड का भी कर लो, लो। हम्म। लेंथेनाइड में देखो कितने कितने आए थे, मैं टिक लगा दूं जिन जिन के, अच्छे से याद करो। एक तो इसका बार बार आया था, एक इसका आया था, टीबी का आया था, ईयू और गेडोलिनियम का बहुत पूछा था उसने, और एक सीरियम। ठीक है, इनके अच्छे से देखो। आ गया? जल्दी 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 एनसीईआरटी खोल के आज याद कर लेना, ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा पी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक। हो गया? चलिए अगला सवाल, ये वाला करो। देखो, इसके अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी थी, ये आपको याद आना चाहिए। मैंने क्लास में कराया था बॉस, बोलो। सबसे ज़्यादा डेंसिटी और सबसे कम डेंसिटी वाला भी कराया था। तो मैंने कहा था सबसे ज़्यादा डेंसिटी कॉपर की होती, तो उसी से आंसर बन जाएगा ये। हम्म।
विच आर द फॉलोइंग पेयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सेम। करो। देखो डी ब्लॉक के तो ना पहले तो ऐसे ही याद कर लो यार, ये सबसे पहले डी ब्लॉक के तो कम से कम याद ही कर लो। मैं लिख देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 3D1 4s2, 3D2 4s2, ये याद कर लेना भाई, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और ये 3D10 4s2 होता है। अब ये याद करके आपको चेक करना है इसके अंदर किस किस के अंदर सेम होगा, बताओ। Which of the following outermost electronic configuration will be the same? बताओ। पहला वाला चेक करें। अगर मैं इसमें देखूँ तो Fe का 2+ कर दिया तो 3D6 हो गया, कोबाल्ट +1 कर दिया तो 3D7 4s1 हो गया, ये तो नहीं बैठ रहा। क्रोमियम का +1 करता हूँ मैं, अगर +1 करते 3D5 हो गया, और इसका +2 करते हैं तो D5 हो गया, आंसर ही भी आ गया। अगला करो। ऑन द ट्रीटिंग ऑफ अ कंपाउंड with warm dilute H2SO4 gas X is evolved which turns K2Cr2O7 paper acidified, हाँ भाई, गैस कौन सी निकलेगी ये तो आपको पता चल ही जाना चाहिए एटलीस्ट। बताओ। जो कि डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर रही होगी वही गैस होगी, और वो रिड्यूस करने वाली गैस कौन सी होगी, सोचो। हम्म। बोलो। यही होगी, क्योंकि SO2 जो होती है वो डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है उसको वो क्रोमियम +3 में ले जाएगी और खुद आपका सल्फेट में आ जाएगी, तो आंसर आगरा आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइट डज नॉट फॉर्म MO2? बताओ कौन सा ऑक्साइड MO2 नहीं बनाएगा, जल्दी। अब देखो, दिमाग की बत्ती जलाएं, अगर इसको करे कैसे। MO2 बनने के लिए यहाँ +4 आना चाहिए। YB का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4F14 और आपका क्या होता है 6s2, तो वो आपका +2 तो बना देगा। और मैक्सिमम आपको पता है उनकी जो लेंथेनाइट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, तो +3 ज़्यादा से ज़्यादा +2 बना सकता है, +3 को छोड़ के। +4 में तो कभी जाएगा नहीं, इसलिए ये नहीं बना सकता क्योंकि उसका फुल्ली फिल्ड है। डाइक्रोमेट आयन इज ट्रीटेड विद द बेस, द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। ये जो डाइक्रोमेट है और क्रोमेट है दोनों के दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पीएच। बेसिक में ये होता है और एसिडिक में ये होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, एसिडिक। ये किस में होता है, बेसिक। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। तो जब आप इस डाइक्रोमेट में एस बेस डाल दोगे, उसने लिखा ना बेस, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CrO4 2- में। तो इसका अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगा। इंटीजर सवाल है, आंसर है 6। अगला करो। रिएक्शन विद H2O2 with potassium permanganate in acidic medium leads to the formation of mainly, परमैंगनेट है और H2O2 है। करो। हम्म।
याद आ रहा है, क्लास में कराया था मैंने, Mn+2 बनता है प्लस यहाँ O2 बाहर आ जाती है, तो ये आपका ये आ जाएगा, 2022 आ गया। अभंग, कोबाल्ट +3, टाइटेनियम 2+, thorium+, we use reagent cannot debride H2 from dilute mineral acids. Its mean element in gaseous state is nearest integer. तेरी तो। करो। हो गया नहीं? आंसर आएगा इसका, दिमाग की बत्ती जलाना। अगर मान लो ये +3 है और ये +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है, बोलो। जिसका रिडक्शन होता है खुद क्या होता है? क्लियर? अब देखो, अगर मैं कोबाल्ट +3 की बात करूंगा तो यहाँ पर सारे आयन डिफरेंट +2 में ही है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3d6, और ये जो D6 आएगा उसके हिसाब से आप निकाल लोगे, तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर 1 2 3 4 5 6, 4.90 आएगा। अगला करो। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्स, ये तो अभी भी कराया था सेम। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अमंग। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जल्दी बताओ। हम्म हो गया? देखो भाई, इसके अंदर जो है ना, आपको सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इनका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो यहाँ पर +4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा। 3d4 करते हैं अगर अपन, तो वैसे तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 4s2। तो अगर मैं यहाँ +4 करता हूँ तो ये कितना बचेगा? 3d, 2 और 2 हट जाएंगे तो 3। यहाँ अगर आप देखोगे Mn+3 करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 3d4। और यहाँ अगर अपन देखेंगे तो क्या होगा? Mn+2 है तो 3d5। तो ऐसा नहीं लग रहा ये 3d5 में आना पसंद करेगा तुरंत, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज होगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा। तो इसका मतलब सबसे अच्छा ये होगा आपका, इसलिए आंसर इससे निकालेंगे। तो इससे निकालते कितना आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4.90। वाओ, आयरन कैटलिस्ट है, एसिडिफाइड K2Cr2 7 एंड KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I-2 I2। मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक, हाँ। यस, एंड इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स पी पाई। पी पाई तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैंगनीज में तो डी पाई होगी, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स। करो फटाफट करो।
हो गया। अच्छा, इसमें एक खास बात पता है क्या है, कि डाइक्रोमेट जो होते हैं वो आई माइनस में नहीं ले जाते हैं, वो किस में ले जाते हैं इसको, आयोडेट में, क्योंकि अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, बोथ आर फॉल्स का है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स। 2। ओ माय गॉड, टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। चलिए भाई, बाकी यूट्यूब पे करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास के लिए मैं मना कर दूंगा अब, और इस क्लास के बाद हम इसको यूट्यूब पर सेशन लिया करेंगे इसी का, ठीक है। बाय।